हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल कुमार कर्ण है। मुझे 67 बीपीएससी में 302वां रैंक हासिल हुआ है और मुझे रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पद प्राप्त हुआ है। मैं इसी रूम में अपनी तैयारी बीपीएससी की किया और मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा रूम कैसा है और हमने कैसे तैयारी किया है। तो आइए देखते हैं। ये मेरा स्टडी टेबल रहा है और यहीं पे मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की है। यहाँ पे ऊपर मैपिंग है, मैप में क्या कैसे है मैंने वो सब मार्क करके रखा है कि कौन से राज्य में क्या चीज़ें मिलती हैं खनिज के मामले में। इधर बिहार का मैप है, बिहार में भी करंट का कैसे क्या अपडेशन रहा वो मैंने 67 बीपीएससी के दौरान मैं ऐड करता गया। और साथ ही न सिर्फ मैंने मैपिंग को एक थ्रू से, बल्कि जैसे ये जो मैप प्रोजेक्ट है उसका, उसमें भी जितने भी स्थल शामिल है उसको मैपिंग के थ्रू मैंने याद किया। एसडीजी का जो है लक्ष्य है उसको मैंने ध्यान दिया और उसको मैं अपने आंसर्स में उसको कोट करके डालता था कि एसडीजी का गोल नंबर इतना है, इससे ये फ़ायदा होता है। फिर बाकी चीज़ें जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, रामसर साइट्स हैं, कितने हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, उसको मैंने मार्क करके सामने रखा था। और साथ ही कुछ चीज़ें जो भूलने लायक होती हैं उन सब चीज़ों को मैंने रख लिया था। इधर मेरा किताब का रखने का पूरा स्थान है, आप लोग देख सकते हैं। इतनी बुक्स हैं यहाँ पे, बुक सेल्फ है ये। और बुक सेल्फ में ही मैंने, आप देख सकते हैं कि बिहार पीएससी के लिए मैंने ये सब चीज़ें फॉलो किया था। दृष्टि का और इम्तिहान का, सीएमई का, ये सारे नोट्स फॉलो किए थे मैंने। एनसीईआरटी बाकी एनसीईआरटी हैं। एनसीईआरटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है और एनसीईआरटी ने जिस तरह की समझ विकसित की है वो कहीं और तो सामान्यतः नहीं मिलती है। एनसीईआरटी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। साथ में इधर अगर देखा जाए तो जो पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी मैंने एक उसके चार्ट के तौर पर लगा रखा है। वर्ल्ड का मैप है और मेरे कुछ आदर्श हैं जिनके बारे में मैं दिखाना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जो मेरे आदर्श हैं, और स्वामी विवेकानंद के पास में ही लगा हुआ ये दो चित्र है जो कि मेरे एक कह सकते हैं कि इस तैयारी के दौरान मेरे आदर्श रहे हैं। एक रवि कुमार सिहाग जी और एक दूसरे हैं सुनील कुमार धनवंता जी। ये मेरा ड्रीम का एक सपना है। और साथ में मैंने जब बिहार पीएससी का पीटी दिया था 67वीं का, तो मुझे मेंस का बहुत सिलेबस याद नहीं था, तो मैंने सिलेबस याद करने के लिए, ताकि मेरे सामने ये सिलेबस रहे, उसको मैंने देखा था, उसको लिख के रखा था ताकि मुझे वो दिखता रहे, मुझे उसी पर फोकस करना है। साथ में एक और चीज़ मैं अगर दिखाना चाहूँगा तो ये मेरे रूटीन का जरिया था। मैं जब भी जगता था तो ये इन 5-6 चीज़ों को पढ़ता था। आप कुछ देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहला है कुछ बड़ा हासिल करने का मेरा सपना, दूसरा है बेहतर जीवन जीने की मेरी इच्छा, तीसरा है एक अनुशासित जीवन जीने की मेरी प्रतिबद्धता, चौथा है मैं यह कर सकता हूँ, पांचवा है भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, और अंतिम है मैं एक विजेता हूँ और आज का दिन मेरा दिन है। ये इससे मेरे दिन की शुरुआत होती थी। साथ में ये टारगेट आप लोग देख रहे होंगे 525 + 95। ये मेरे मेंस और इंटरव्यू का टारगेट मैंने अपने लिए सेव करके रखा था कि हाँ मुझे इतना पाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ राहुल कुमार कर्ण सर हैं। 67 बीपीएससी में सर का जो है कि पोस्ट एलोकेट हुआ, सर्विस एलोकेट हुआ, आरडीओ का पोस्ट मिला सर का। तो सर से हम जानेगा सर का जर्नी, मोटिवेशन, स्ट्रगल और बुक लिस्ट और कंटेंट क्या था। और आप लोगों की डिमांड होती थी कि आप हिंदी मीडियम में जो सिलेक्टेड हैं उनका इंटरव्यू लेकर आएँ, और सर पटना में प्रिपरेशन करते हैं। तो हम जानेंगे कि सर से इनका कंप्लीट जर्नी और स्ट्रेटेजी कैसा रहा था। तो सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स सर। ब्रीफली सर अपने बारे में बताएं आप। थैंक यू आपको। और मेरी जर्नी, मैंने सिविल सर्विस की तैयारी 2019 से शुरू की थी जी। और उसके बाद मैं कोविड का दौर भी आया। उस दौरान कुछ पढ़ाई कुछ हद तक डिस्टर्ब भी हुआ, लेकिन उस दौरान मैंने अपनी कोशिश से मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं हो पाया था। और उसके बाद मैं 2021 में पटना शिफ्ट हुआ हूँ, चूँकि मैं 2019 से 21 तक मैं इंदौर में रहा था। और उसके बाद इंदौर में क्या कर रहे थे? इंदौर में मैं सिविल सर्विस की तैयारी ही कर रहा था। वहाँ भी इंदौर चले गया था? हाँ, 2019 के बाद मैं इंदौर गया था और 2019 से 21 तक मैं वहाँ रहा। और उसके बाद 2021 में मैं पटना शिफ्ट हुआ और उस दौरान 67 बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला था दिसंबर 2021 में। तो मैं उसी पर फोकस्ड हो गया था। मुझे लगा कि चलो कुछ हद तक देख लेते हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो ये सने हुआ क्या कि ये बढ़ता चला गया उसका डेट। और जब ये मई में एग्ज़ाम हुआ, फिर उसमें उस दौरान ये कैंसिल हो गया, फिर सितंबर में एग्ज़ाम हुआ, तो मुझे तैयारी का भी अच्छा खासा मौका मिल गया था बिहार पीएससी का।
और मेरा पीटी क्लियर हुआ, फिर मेंस और फिर अब इंटरव्यू। सर रिजल्ट वाला मोमेंट थोड़ा शेयर कीजिए, रिजल्ट आया तो किस टाइप की फीलिंग वगैरह थी? रिजल्ट के समय की फीलिंग को कुछ शब्दों में बयां करना तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। मैं कुछ दिनों से सोच भी रहा हूँ कि मैं इस पर क्या शब्द कुछ वाक्य बना लूँ, लेकिन मेरे वाक्य बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो फीलिंग्स हैं और फीलिंग्स को बयां किस तरह से करूँ ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो बहुत यूनिक फीलिंग था। मैं, माँ और मेरे पापा, हम लोग तीनों साथ में वेट कर रहे थे रिजल्ट का, क्योंकि अध्यक्ष महोदय का ट्वीट आ गया था। हाँ, गाँव में मैं था। उस दौरान हम सभी वेट कर रहे थे, ऐसे ही बैठकर चौकी पे बैठकर रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो जब तक कभी भी आ सकता था एनआईसी को रेफर किया गया था। उसके बाद मेरे दोस्तों ने ही मुझे कॉल किया कि आरडीओ साहब, आरडीओ का रैंक, आरडीओ मिला है। तो मतलब मुझे सुनकर एकदम मतलब मेरे सामने सब ब्लैंक हो गया। मैंने बस सबसे पहले अपने माँ पापा मेरे सामने ही थे, मैंने बताया उनको कि मुझे आरडीओ मिल गया है, मैं मतलब फाइनली लिस्ट में हूँ, क्योंकि लिस्ट में होना भी एक बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल। तो ये एक यूनिक फीलिंग था। वहाँ पर मेरे माँ पापा दादी सब थे, मतलब इतने खुश हो गए थे कि दादी पूरा एकदम खुशी से झूम उठी, एकदम थोड़ा सा कंपन आ गया उनके शरीर में, इतना खुश हो गई। बहुत एजेड है। हाँ, एजेड तो दादी हैं, तो थोड़ी सी हैं ही, वो भी झूम गई। हाँ, वही झूम गई एकदम। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरी दादी मुझसे पूछी थी रिजल्ट आने से पहले कि अगर रिजल्ट आ जाएगा तो तुम क्या बनेगा। तो मैं मतलब उसको अब क्या बोलूँ कि एसडीएम क्या होता है, डीएसपी क्या होता है, मतलब संभवतः उसे वो चीज़ें नहीं पता होगा, लेकिन बीडीओ सीओ ये चीज़ें पता है, ये लोकल चीज़ें हैं, ये चीज़ें पता है। तो दादी बोलती है कि हाँ तुम बीडीओ ही बनेगा, हम अब बोल दिए वही बनेगा। संजोग ऐसा हुआ है, मुझे आरडीओ का ही पद प्राप्त हुआ है, आरडीओ का ही प्रमोशनल बीडीओ है, ये सफलता भी प्राप्त है। सर प्रीलिम्स की अब सर बात करिए, प्रीलिम्स में सर क्या आपने सर पहले वाला स्ट्रेटेजी मत फॉलो कीजिए, मत बताइएगा, क्योंकि सर अब 29 है, जो आपने पेपर देखा होगा सर, लिया भी होगा सर 69 का, सॉरी। तो सर अब उसके अकॉर्डिंग बताइए कि स्टूडेंट किस टाइप के पैटर्न फॉलो करे और क्या बुक लिस्ट, क्या कंटेंट, अब किस तरीके से वो डीपली पढ़ाई कर सकते हैं। 69 के पीटी देखने के बाद तो यही लगता है कि मैं यूपीएससी में बैठा था या बीपीएससी में बैठा था। हाँ। ये सबके मन में एक फीलिंग था। लेकिन ये है कि क्वेश्चन को डील करने का कुछ तरीका है। कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ नया क्वेश्चन है, फिर भी मैं डील कर रहा हूँ। इसके लिए कुछ क्या कह सकते, कुछ टेक्निक हैं, कुछ एलिमिनेशन के तरीके हैं, कुछ आप उसको पहचान पा रहे हैं कि ये नहीं होगा और ये होगा, कुछ में 50-50 कर पा रहे हैं, ये कुछ तरीके हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो ये बहुत वास्ट हो गया है अब 69 से बीपीएससी खास करके। तो अब उसमें किस टाइप के कंटेंट को फॉलो किया जाए, आप डीपली किस तरीके से पढ़ाई करें? पहले एसपीडी लुसेंट, ये बहुत मतलब कि एक तरीके से उनके लिए बीपीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा उनके सबके रूम होता था। अब वो रिलेवेंट है कि नहीं है, और एनसीईआरटी पहले नहीं भी लोग पढ़ते तो प्रीलिम्स वाले निकाल लेते थे। और तो सर अब क्या मतलब कैसे पढ़ें प्रीलिम्स के लिए? अब तो मेरा एक ही मैं मानना है कि अब जो भी पढ़ा जाए वो जो परंपरागत बुक है उससे पढ़ा जाए कम से कम, जो ताकि बेसिक चीज़ें जानकारी में आ सके। जैसे एनसीईआरटी से अच्छी समझ मुझे नहीं लगता कि कोई अन्य पुस्तक विकसित कर पाई है अभी तक। बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, लेकिन वैसी समझ विकसित नहीं कर पाई है। तो एनसीईआरटी को बेस बनाना है, लेकिन मैं अपनी तरीके से कहूँ तो एक बुक को कई बार पढ़ना जरूर है, लेकिन एक बुक अगर आप 2-3-4 बार अगर पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर आप किसी अन्य पुस्तक पर रिलाई करते हैं, मुझे लगता है कि उसमें से कुछ नई जानकारी ही मिलेगी आपको। मैंने अपने तैयारी के दौरान ऐसा ही किया था कि मतलब कोई एक ही बुक मतलब 10 बार 15 बार ठीक है, अच्छी बात है, पढ़नी भी चाहिए। मैंने 4-5 बार 6 बार कोई एक बुक पढ़ी है, उसके बाद उसी विषय का मैंने दूसरा बुक भी फॉलो किया है, ताकि वो कंटेंट तो मुझे उस बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन उस बुक से कुछ अगर नई चीज़ें हैं तो वो भी मुझे बुक का नाम बताएं, बुक का नाम बताएं। जैसे इतिहास के लिए देखूं तो इतिहास के लिए एनसीईआरटी पढ़ी है मैंने, उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ा है, जी तो अभी टेबल पे भी रखा है। और साथ में जैसे इतिहास के लिए एक अन्य यूनिक पब्लिकेशन की बुक है। तो यूनिक पब्लिकेशन की बहुत पुरानी बुक है मेरे पास, 25-30 साल पुरानी बुक है। वो बुक मुझे कहीं से अवेलेबल हो गई थी, तो वो मैंने पढ़ी थी, तो मुझे उसमें से काफ़ी फैक्चुअल जानकारी मिल गई, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट भी पूछा जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं फैक्ट छुपा होता है। अगर वो फैक्ट आपको नहीं पता है तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो इसीलिए मैंने उसको भी रिलाई किया था इतिहास के लिए खास करके। ओके सर, पॉलिटी जियोग्राफी वगैरह बताया आप, इकोनॉमिक्स खास करके ज्योग्राफी अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी मुझे लगता है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है, और मैंने ज्योग्राफी के लिए और कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटी ही पढ़ी है। उसके बाद पॉलिटी के लिए बात किया जाए तो लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी है। लक्ष्मीकांत के साथ जो करंट की चीज़ें हैं, कई चीज़ें होती है जो लक्ष्मीकांत में आप पढ़ जरूर लेंगे, लेकिन वो चीज़ें आपको मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जो करंट अफेयर में चल रही है वो चीज़ें कई दफ़ा मिलती नहीं है, तो वो चीज़ें मैं करंट अफेयर से पढ़ाई करता था। ओके। और
इकोनॉमिक्स के लिए भी एनसीईआरटी है, और मैंने कुछ क्लासेस किया था अपने फाउंडेशन कोर्स के दौरान, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। ओके सर, सिलेबस बहुत वास्ट है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सिलेबस को 6 मिनट लगाते हैं समझने में, सिलेबस वो जल्दी समझ नहीं पाते हैं। सर डिकोड करने की बात होती है, सब टॉपिक बनाने की बात है, सिलेबस को सर ईजी कैसे समझा जाए ताकि स्टूडेंट उसको समझ ले कि हाँ कोई भी चीज़ वो पढ़ रहे हैं, कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो रिलेट कर पाए कि हाँ ये GS1 का है, GS2 का है, हम वहाँ पर इसको इनपुट दे सकते हैं किसी क्वेश्चन में। उसके लिए क्या तरीका? सिलेबस को डिकोड करने का एक ही तरीका है कि पहले सिलेबस याद होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, याद नहीं भी हो, सिलेबस बड़ा होता है तो कम से कम जैसे मैंने अपने उसमें चिपका रखा है कि मुझे पता है कि ये चीज़ें हैं, ये मैं पॉइंट आउट करता रहूँगा कि ये चीज़ें मैं उसमें इनपुट डाल सकता हूँ। तो या तो याद हो जाए तो अच्छी बात है, या फिर अपने सामने रखें, कम से कम एक बुकलेट रखें कि मुझे सिलेबस में क्या चीज़ें हैं और मुझे उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, उससे बाहर पढ़ के क्या करना है, मुझे फाइनली सिलेक्शन का लेना है। तो यही मैं कहता हूँ। ओके सर, कंटेंट बहुत है मार्केट में, कंटेंट बहुत है मार्केट में। अब कोई दुकान पे जाता है, कोई स्टूडेंट जाता है दुकान पे, वहाँ जब कोई मैगी लेने, कोई बुक्स लेने, तो वो वहाँ कन्फ्यूजन वाली स्थिति आ जाती है कहीं ना कहीं। तो सर कोई कंटेंट, कोई बुक सर कैसे उठाए, मतलब स्टूडेंट के हमारे काम लायक है, उसके लिए वो कैसे वो समझे कि हाँ यही बुक मुझे लेनी है, मुझे लेना है नोट्स वगैरह? मुझे लगता है उसके लिए आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मतलब डिकोड करना होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या मतलब उसके किसी भी चीज़ के पूछने के पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। अगर वो रीज़न आप जान लेते हैं तो वो आप कंटेंट ढूंढने में भी आपको आसानी होगी, क्योंकि इतने सारे कंटेंट है तो हमें कुछ भी नहीं पढ़ लेना है कि मेरा मतलब चलो ये भी मिल गया मुझे, SPD भी मैंने पढ़ लिया, एडिटोरिया भी पढ़ लिया, या फिर जो भी चीज़ें हैं मैंने सब पढ़ लिया। लेकिन अब जो करंट खास करके पूछा जा रहा है PT में, वो फैक्चुअल तो है ही, बहुत गहराई से भी पूछा जा रहा है। तो आपको किसी एक सोर्स पे रिलाई होने के बदले मुझे लगता है कि थोड़ा सा वास्ट रखें नेचर, थोड़ा सा नेशनल इशू को भी अगर अच्छे से कवर करें, इंटरनेशनल इशू को, तो करंट अफेयर का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके सर, करंट जैसे कि आपने करंट अफेयर का बात किया, तो जो स्टैटिक पार्ट होता है, अगर जो करंट अफेयर उससे रिलेटेड होता है, आंसर राइटिंग में सर उसका इनपुट कैसे दें, उससे कैसे रिलेट करके आंसर को लिखें? अब जैसे आंसर राइटिंग की बात की आपने, तो एक मैं आंसर लिख रहा था, मैं ट्रांसजेंडर पे कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, तो ट्रांसजेंडर पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो जो कंटेंट था वो तो लिखा मैंने, लेकिन करंट से जोड़ने की बात कर रहे हैं कि आंसर को कैसे यूनिक बनाना है। तो मैंने उसमें जो SDG का गोल मैंने दिखाया आपको, जो मुझे याद है, ये जो है SDG का गोल नंबर 10, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ये चीज़ें आप अगर आंसर में डाल देते हैं कम से कम निष्कर्ष में कि ये जो है हमारे SDG का टारगेट नंबर 10 है, जो कि सभी तरह की असमानताओं को कम करने की बात करता है, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ेंगे मेरा उत्तर तो आपको लगेगा अच्छा इसने यहाँ से भी रिलेट कर लिया है। तो 4-5 चीज़ें हैं सोशल इशू में, गरीबी है, भुखमरी है, ये सब अगर इससे जोड़ दें तो हमको अच्छा लगेगा। जैसे कोई भी नीति आयोग का रिपोर्ट ही आता है, तो उन सब चीज़ों को आप नीति आयोग का रिपोर्ट कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये सोचना है कि हमको हेल्थ सेक्टर में भी यूज़ करना है कि बिहार में अगर सबसे अधिक गरीबी है तो इसका कारण क्या है। हेल्थ सेक्टर में अभी हम देख सकते हैं हेल्थ सेक्टर में कि यहाँ पर कमी है, वहाँ पर गरीबी भी देख सकते हैं कि गरीबी के कारण क्या है, गरीबी जनसंख्या वृद्धि का कारण है या जनसंख्या वृद्धि गरीबी के कारण है। मतलब एक ही चीज़ों को अलग अलग जगहों पे यूज़ करने का इंटरलिंकिंग क्वालिटी जो है वो मुझे बहुत हेल्प किया। और ये इंटरलिंकिंग क्वालिटी से मुझे याद आया है, एक सुनील सर हैं, अभी अड्डा 247 IAS पे वो क्लास करवाते हैं। तो मैंने उनके जो मैं एडिटोरियल एनालिसिस है, मैंने कोशिश किया है कि मैं कभी ना उसको मिस करूं, और उन्होंने जो मुझे खास करके मेंस लेवल पे मुझे जो इनरिच किया है, उन्हें मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अब तक उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पाया। मैं बहुत कोशिश किया हूं लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। शायद ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। और मतलब उनका जो इंटरलिंकिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है IQIP, वो मुझे बहुत हेल्प किया है मेंस में। ओके सर का यहाँ पे आंसर कॉपी भी है, तो मैं मतलब मैं ऐसा करूँगा कि 2-3 जो हिंदी मीडियम सेलेक्टेड हैं सबका एक जगह कंपाइल करके एक अलग से वीडियो करूँगा जो आप चैनल पे देखेंगे बाद में। सर अब जैसे करंट अफेयर्स की बात करिए, करंट अफेयर्स का सर बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता जा रहा है। इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ 69, तो उसमें एस्पिरेंट में रिव्यू कर रहा था, बोले थे इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछा गया है, ये सही नहीं है वो। तो सर अब करंट अफेयर के लिए ब्राइट पर्सपेक्टिव किस तरीके से अब हो सके, जो बहुत ब्रॉड तरीके से? एक्चुअली करंट अफेयर या फिर पीटी का मुझे लगता है प्रीलिम्स का कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स के बारे में कहा जाता है कि मेरे पापा खास करके कहते हैं कि प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स पढ़ाई है, मेंस गहराई है, और जो इंटरव्यू है वो आपका व्यक्तित्व परीक्षण है।
तो ये पढ़ाई और गहराई की बात है। कहने का मतलब ये है कि जो पीटी में जितने भी कंटेंट हैं वो आपको कहीं से भी मिले, उसको गैदर करना है, गैदर करके खुद ही सोचना है कि मुझे कैसे इसका यूज़ करना है, कैसे क्या आ सकता है, नहीं आ सकता है। मतलब इसमें लिमिटेड चीज़ें नहीं हो सकती है कि कोई मैं एक मैगजीन फॉलो कर लिया हो गया। मतलब मुझे लगता है कि ओवरऑल खास करके न्यूज़पेपर से अगर रूबरू होते हैं, इंग्लिश और हिंदी कोई भी, क्योंकि हिंदी में तो कुछ हद तक कम आते हैं नेशनल इंटरनेशनल इशू, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर फॉलो करते हैं मुझे लगता है बहुत हेल्प करता है मुझे वो। ओके सर, आप कोई न्यूज़पेपर बताएं जो आप वही नाम लिया न्यूज़पेपर का, तो कौन सा फॉलो? न्यूज़पेपर में वही खास करके एनालिसिस देखता था सुनील सर का। अच्छा। तो उसमें द हिंदू न्यूज़पेपर आपने फिजिकली नहीं पढ़ा, मतलब एनालिसिस देखा? मैंने फिजिकली हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा है। अच्छा, कौन सा? दैनिक भास्कर में पढ़ता था। अच्छा। और उसके बाद द हिंदू का बिजनेस लाइन अखबार आता है और इंडियन एक्सप्रेस, इन तीनों का कोलैबोरेट करके सर पढ़ाते हैं। उससे मुझे प्रीलिम्स से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं और मेंस का तो वो मुझे लगता है मास्टर हैं वो, तो मुझे बहुत हेल्प, प्रीलिम्स में बाधा नहीं रहेगी। ओके सर, अपनी तरफ से सर कोई आप चीज़ ऐड करना चाहें, 2-3 टिप्स एस्पिरेंट के लिए जो उनके बहुत काम की हो, तो सर बताएं आप। एक तो सबसे बड़ा मैं क्या कहूँ कि मोटिवेशन ही है, कि मोटिवेट रहना है। मतलब वो भी सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। ये बाहर से ठीक है, अच्छी बातें हैं, हमारे वीडियो से, किसी के भी वीडियो से सभी वो होते हैं, लेकिन सेल्फ मोटिवेट होना है। मैं मोटिवेशन पर ही कुछ देर मैं बोलना चाहूँगा, पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। मैं बोलता हूँ, उसके बाद आप डिफाइन कीजिएगा कि सच में पंक्तियाँ हैं या नहीं। कि मैं मतलब 67 के पीटी से पहले मेरा ये रहता था कि गर्मी में 8 मई को परीक्षा होना है, तो मुझे वहाँ पे बहुत गर्मी फील होगा, तो उसके लिए मैं रूम में पंखा बंद करके रहता था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप लोग को, इन लोगों से भी पूछ सकते हैं, मैं पंखा बंद करके, मतलब वो माहौल फील करने के लिए। मतलब उस दौरान बहुत डिमोटिवेशन भी फील हुआ। उसके बाद मैंने अपने से मतलब अपने में सेल्फ मोटिवेशन कैसे ढूंढा मैंने, ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि नभ से नारायण, शीर्ष पर श्यामा, मनोज सा प्रेम, नीलम सी चमक और आनंद व आशीष से सुशोभित मैं। ठीक है, ये चीज़ें सुनने में अच्छी लग रही है कि नभ से नारायण मुझ पर आशीर्वाद दे रहे हैं, शीर्ष पर श्यामा है, श्यामा भी एक देवी हैं। उसके बाद मनोज मतलब होता है मतलब प्यारा, बहुत प्यारा। उसके बाद नीलम सी चमक पाने को सभी आतुर रहते हैं, आनंद और आशीष के लिए सभी लालायित रहते हैं। ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये कुछ और नहीं, सिर्फ शब्द नहीं है, ये मेरी कोर फैमिली है। ये नारायण मेरे दादाजी का नाम है, श्यामा मेरी दादी जी का नाम है, मनोज मेरे पापा का नाम है, नीलम मेरी माताजी हैं, आनंद और आशीष मेरे दोनों भैया हैं, और सबसे छोटा मैं। तो मैं सेल्फ मोटिवेट होने के लिए ये मैं जब भी पढ़ता हूँ तो ये मुझे बहुत मतलब मोटिवेट करता है। और ये मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और व्यक्तित्व अगर अपने उद्देश्य से आपने लगा लिया है तो व्यक्तित्व आपको अच्छा लगेगा। सर आपके अंदर तो पोएटिक पर्सनालिटी भी है। यदि प्रश्न जटिल है तो उत्तर भी उत्तम आएगा। यदि संघर्ष हृदय भेदी है तो जीत की हुंकार भी गगन भेदी हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्रोसेस आपने निकाला, अपनी जर्नी, मोटिवेशन और स्ट्रगल आपने शेयर किया। दोस्तों, इस वीडियो से अपनी प्रिपरेशन में वैल्यू एड जरूर होगी, तो इस वीडियो को लाइक या शेयर के चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सर का आंसर कॉपी है, तो हम 2-3 वीडियो को बहुत जल्दी, मतलब 1-2 रोज़ में ही मैं कोशिश करूँगा कि और भी जो सिलेक्टेड मेरे पास और जो इंटरव्यू किया जो हिंदी मीडियम से हैं, तो उनके सारे आंसर कॉपी की एक जगह कंपाइल करके अलग से वीडियो बना दूँ। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।